आज के क्लास में हम लोग मोर अबाउट मेन वर्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग मेन वर्ब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेन वर्ब किसे कहा जाता है, मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, यानी वर्ब सेक्शन में अब तक आपने मेन वर्ब को पढ़ा, वर्ब के काइंड्स को पढ़ा, मेन वर्ब, एक्जुलरी वर्ब के जो 3 काइंड्स होते हैं उसके बारे में आपने भली भांति अध्ययन किया। यूज एंड फंक्शन को देख लिए, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब को देखे, मॉडल एक्जुलरी वर्ब को देखे और सेमी मॉडल एक्जुलरी वर्ब को देखे। हम लोग मेन वर्ब के भी इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं। आपको जो है ना मेन वर्ब से संबंधित बातें बता दी गई है। मेन वर्ब किसे कहा जाता है, मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। इस सेक्शन में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेन वर्ब जानेंगे, यानी मेन वर्ब के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप जानेंगे जहां से मेन वर्ब समझने में सहूलियत मिलती है, मेन वर्ब के अध्ययन करने में सहूलियत मिलती है। तो इस सेक्शन में यानी इस सीरीज में हम लोग जो है ना फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, द प्लेस ऑफ ए मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का क्या स्थान होता है। यानी आप मेन वर्ब काउंट करके पहचान सकते हैं कि उस सेंटेंस के अंतर्गत मेन वर्ब कौन है। बड़े ही साधारण पॉइंट्स हैं यहाँ पे, बड़ी साधारण तरीका से हम इन बातों को समझ लेंगे। बस आप यहाँ क्लियर कीजिएगा, यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब का प्रयोग हो तो उसे मेन वर्ब माना जाता है। यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब का प्रयोग हो, सबसे पहले सेंटेंस में आप वर्ब को पहचानेंगे। वर्ब पहचानना तो बहुत आसान हो गया। आप एक्जुलरी वर्ब जो 24 होते हैं काउंट करके समझ सकते हैं, और मेन वर्ब या तो V1 के रूप में हो, V2, V3, V4 या V5 के रूप में हो, तो ऐसे भी वर्ब को आप पहचान सकते हैं। यहाँ आप देखिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब का प्रयोग होता है तो उसे मेन वर्ब मान लिया जाता है। हाउ, लुक हियर। जैसे मान लीजिए आई एम ए टीचर, इस सेंटेंस में सिंगल वर्ब का प्रयोग है, इसे मेन वर्ब समझते हैं। यू हैव पावर, इस सेंटेंस में सिंगल वर्ब का प्रयोग है, इसे मेन वर्ब मान लेते हैं। सीता टीचेस इंग्लिश, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, इसे मेन वर्ब मान लेते हैं। He played the match, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, इसे मेन वर्ब मान लेते हैं। यानी यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब का प्रयोग होता है तो उसे मेन वर्ब माना जाता है। यहां तक बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ क्लियर कीजिएगा, ये जो एम है वर्ब टू बी से रखते हैं, ये वर्ब हैव जो है इसको वर्ब टू हैव से रखते हैं, जो आपके प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब हैं। ये ऐसा वर्ब है जो किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के भांति यूज होते हैं, एक्जुलरी के भांति भी यूज होते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी एक्जुलरी है तो कैसे एक्जुलरी के भांति यूज होंगे अभी हम आपको इसी सेक्शन में आगे बताते हैं। फिलहाल देखिएगा, जैसे यहाँ टीचेज हुआ, प्लेड हुआ, तो बहुत ही आसान है मेन वर्ब को पहचानना यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब का प्रयोग होता हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे, यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब का प्रयोग हो तो
अंतिम वाले भार्ग को मेन भार्ग तथा बाकी सभी को एक्जुलियरी या हेल्पिंग भार्ग माना जाता है। तो यहां आपने देखा कि यदि किसी सेंटेंस में भार्ग की संख्या एक से अधिक हो जाए, दो हो या दो से अधिक हो, उस परिस्थिति में जो भार्ग अंत में लिखे जाएंगे वह मेन भार्ग माना जाता है, और बाकी जो भी भार्ग होते हैं उन्हें एक्जुलियरी भार्ग के नाम से जाना जाता है। हाउ, लुक हियर, एच आई एम प्लेइंग द मैच। इस सेंटेंस में जो है ना दो भार्ग के प्रयोग किए गए हैं। जो भार्ग अंत में है इसे मेन भार्ग, और इसके पहले वाला जो भार्ग है इसे एक्जुलियरी भार्ग माना जाता है। जैसे सीता, तो बना लीजिए यू हैव टॉट हिंदी। इस सेंटेंस में भी दो भार्ग के प्रयोग हैं। तो जो भार्ग अंत में लिए गए हैं इन्हें मेन भार्ग मानते हैं, और बाकी भार्ग को एक्जुलियरी भार्ग, इसके पहले वाले भार्ग को एक्जुलियरी भार्ग बोलेंगे। जैसे शी कैन बीट यू। इस सेंटेंस में भी दो भार्ग के प्रयोग हैं। तो जो भार्ग लास्ट में होते हैं इन्हें मेन भार्ग मानते हैं, और बाकी को एक्जुलियरी भार्ग माना जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? बिल्कुल नहीं। तो कुछ एग्जाम्पल को आप यहां से यहां समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ही कैन बी ए डॉक्टर। यहाँ कैन और बी है, यह मेन भार्ग एक्जुलियरी भार्ग। सीता विल बी प्लेइंग, यहाँ विल बी और प्लेइंग तीन भार्ग के प्रयोग हैं। यह मेन भार्ग होता है, यह दोनों एक्जुलियरी भार्ग होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बी है मेन भार्ग और यहाँ जो बी है वह एक्जुलियरी भार्ग। कैसे? क्योंकि यहाँ बी के बाद जो इस सेंटेंस में दो ही भार्ग है, और बी जो है ना अंतिम भार्ग है। अगर ये अंतिम भार्ग है तो इसको मेन भार्ग कहेंगे। यहाँ तीन भार्ग हुआ, जहां पे बी अंतिम भार्ग नहीं है, यह मिडिल भार्ग हो गया। अगर दो भार्ग के बीच में आता है ये तो एक्जुलियरी भार्ग है, क्योंकि अंतिम भार्ग प्लेइंग है, और जो अंतिम होता है उसको मेन भार्ग कहेंगे, और उसके पहले जितना भी भार्ग होता है उसको एक्जुलियरी भार्ग कहा जाता है। एक जगह आप देखेंगे भार्ग टू डू के प्रयोग के अनुसार, जैसे डच राम डू हिज वर्क। यह सेंटेंस के अंतर्गत भी दो भार्ग है। आप वर्क को यहाँ भार्ग नहीं बल्कि नाउन मानेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि वर्क कब नाउन होता है कब भार्ग होता है। फिलहाल देखिएगा, जब वर्क के पहले किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग या आर्टिकल का प्रयोग होता है तो हम इसे नाउन मान लेते हैं, और अगर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता हो या किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता हो तब इसे भार्ग माना जाता है। तो यहाँ हमने दो भार्ग को देखा। तो जब भी किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक भार्ग हो तो अंतिम वाले भार्ग मेन भार्ग होते हैं, और इसके पहले वाले भार्ग जो है ना एक्जुलियरी भार्ग होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, सीता विल हैव बीन टीचिंग। इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा भार्ग के प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 भार्ग, एक ही सेंटेंस में 4 भार्ग का सेट यूज किया गया है। यहाँ जो अंतिम भार्ग होते हैं वह मेन भार्ग होते हैं,
और बाकी सब आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो थोड़ी सी पॉइंट और आता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, राइट डाउन। तो हम लोगों ने मेन वर्ब के पहले इसके बारे में देखा। तो यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो उसको मेन वर्ब कहते हैं। अगर वर्ब की संख्या एक से अधिक हो जाए तो अंतिम वाले वर्ब को मेन वर्ब बोलेंगे और बाकी सभी को ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। इससे हम लोग कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। सो यहाँ पे देखेंगे आप नोट में, सबसे पहले प्रत्येक सेंटेंस में हमेशा एक मेन वर्ब होता है। कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे उसमें हमेशा के लिए एक मेन वर्ब का प्रयोग होता है, एक ही मेन वर्ब होता है। हालांकि इसको ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, मेन वर्ब की संख्या मेन वर्ब की संख्या किसी सेंटेंस में हमेशा एक ही रहता है। और ये मेन वर्ब की संख्या जो है ना, किसी भी सेंटेंस में परमानेंट एक ही होता है। एक से अधिक मेन वर्ब कभी किसी सेंटेंस में हो ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हमेशा मेन वर्ब के पहले होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या किसी सेंटेंस में एक या एक से अधिक या शून्य, मतलब नहीं भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यानी कभी कभी किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं भी होता है। कब? जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो वह मेन वर्ब होगा, अतः ऑक्सिलरी वर्ब वहां शून्य हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब की संख्या एक से अधिक हो जाएगा तो वहां अंतिम वर्ब आपके मेन वर्ब के लिए हो जाता है और बाकी सभी वर्ब जो है ना ऑक्सिलरी के रूप में चले जाते हैं। इट मींस ऑक्सिलरी की संख्या एक भी हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को जाना कि हम किसी सेंटेंस में मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को कैसे पहचानते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात जो है ना, इस पॉइंट पे आप ध्यान देंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। यानी जब मेन वर्ब आपको समझ में आ जाए तो उसके पहले का जो वर्ब होता है वह सब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का स्थान क्या होता है। इसे नोट करेंगे तो हम मोर अबाउट मेन वर्ब में सेकेंड पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज ही के क्लास में। ओके, राइट डाउन। यहां से हम लोग देखते हैं इसके सेकेंड टर्म को। इसे आप ऐसे करके समझिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेन वर्ब। मेन वर्ब का प्रॉपर्टी क्या होता है? जितने भी मेन वर्ब होते हैं उनका कुछ प्रॉपर्टी होता है किसी सेंटेंस में। उस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करें, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेन वर्ब।
सबसे पहला फर्स्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, हिंदी में इसको हम लोग कर्ता बोलेंगे। ऐसे जो है ना आप इसको डिफाइन कर लीजिए। The noun or pronoun who does any action is called subject of the action। वह नाउन और प्रनाउन जो किसी भी काम को करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट ऑफ एक्शन बोलिए या सब्जेक्ट बोलिए। सब्जेक्ट का संबंध सेंटेंस से भी होता है। कभी कभी आपसे पूछ लीजिए, पहले ऐसे समझ लीजिए, तो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग विस्तार से जो है ना डिस्कस कर लेंगे। चलो किए, मान लीजिए राम टीचेस मी, राम मुझे पढ़ाता है। या सेंटेंस में टीचेस जो है ना मेन वर्ब हो गया, मतलब एक्शन हो गया। कौन पढ़ाता है? राम। या एक नाउन है जो पढ़ाने का काम करता है, इसे सब्जेक्ट कहा जाएगा। We are playing the match, हम लोग मैच खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो प्लेइंग यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। अब बताइए कौन खेल रहा है? हम लोग। तो यह सब्जेक्ट हो गया। यानी यहाँ आपने देखा कि सब्जेक्ट वह नाउन और प्रोनाउन जो किसी काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब इन चीजों को ऐसे करके नोट कर लीजिए। द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन या ऑफ द एक्शन always comes before main verb। एक्शन का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। यानी सेंटेंस में आप मेन वर्ब को पहचान सकते हैं। अंतिम वर्ब को, अगर एक ही वर्ब है तो वह मेन वर्ब है, एक से अधिक वर्ब है तो अंतिम वाला वर्ब जो है ना मेन वर्ब है। और उस मेन वर्ब के पहले जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उन्हें सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट होता है, इसको हिंदी व्याकरण के अनुसार समझ लीजिए। कौन प्लस कार्य इक्वल टू कर्ता, मतलब सब्जेक्ट। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन, एक्शन का मतलब होता है किसी काम के नाम। यानी जो मेन वर्ब है उसी आप एक्शन समझेंगे, मतलब किसी काम के नाम को समझेंगे और उस कार्य को कौन के साथ ऐड करेंगे तो जो आंसर आता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। अगर मेन वर्ब समझ में आ गया तो सब्जेक्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे राम पढ़ाता है, तो यहाँ पढ़ाने वाला काम हो रहा है। अब खुद ही से क्वेश्चन कर लीजिए, कौन पढ़ाता है? राम, उसे सब्जेक्ट बोलेंगे। हम लोग मैच खेल रहे हैं, खेलना इसमें जो है ना एक्शन हो गया। अब बोलिए कौन खेल रहा है? हम लोग खेल रहे हैं, तो यह सब्जेक्ट हो गया। आसानी से आप समझ सकते हैं इन चीजों को। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि क्या परमानेंट, इसे हम जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेन वर्ब है, ये एक्शन है, तो इसके लिए जो नाउन प्रोनाउन जो किसी काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है। यदि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का हिस्सा है तो आपसे हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें एक्शन का सब्जेक्ट कौन है, या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, या इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का हिस्सा है तो सब्जेक्ट सेंटेंस का ही पार्ट कहलाता है वो। अब जस्ट लाइक मान लीजिए मे और के, का के की
पोसेशन बताना हो या पोजीशन बताना हो, दोनों परिस्थिति यहाँ पे लागू हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, तो ऐसी बात नहीं है कि इस एक्शन का ही, तो तय है कि एक्शन का ही सब्जेक्ट होता है, जो काम करता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन वो सेंटेंस का हिस्सा है तो सेंटेंस का भी सब्जेक्ट होता है वो। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ना पेड़ में पत्ते, यानी पेड़ में पत्ते होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अब पेड़ में पत्ता है या पेड़ का पत्ता है, पेड़ का पत्ता है। तो अगर जब हम उसे अंश, मात्रा, पार्ट के रूप में दिखाना चाहते हैं तो वहां का के की का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपके विद्यालय में शिक्षक हूँ, तो अक्सर आप दो तरीका से जो है ना आप मेरा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मैं आपके विद्यालय में शिक्षक हूँ या मैं आपके विद्यालय का शिक्षक हूँ। तो अगर मेरा पोजीशन आप बताना चाहते हैं तो हम में का प्रयोग करेंगे आप। और जस्ट लाइक मान लीजिए पोजीशन बताना चाहते हैं तो वहां का के की का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है या इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है या इसमें एक्शन का सब्जेक्ट कौन है, सभी का आंसर आपका राम होता है। रियली हम लोग यहाँ पे ऐसे भी पढ़े हुए हैं कि प्रत्येक सेंटेंस के दो पार्ट होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसका पार्ट होता है? सब सेंटेंस का पार्ट होता है। तो अगर सेंटेंस का पार्ट सब्जेक्ट होता है तो हम कह सकते हैं कि उस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट होता है। बस समझ में आया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है इसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कार्य। डिफाइन कर लेते हैं। द नाउन और प्रोनाउन, वह नाउन और प्रोनाउन who receives an action, जो किसी एक्शन को ग्रहण करता है, and is effected by the action, और उस एक्शन से प्रभावित हो जाता है, is called object। तो हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो इफेक्टेड बाय एक्शन है, इस चीजों को ऐसे समझिए। साइंस के अनुसार हम काम का परिभाषा देते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं। गुड, दिख रहा है? कट नहीं रहा है ना? ओके ओके राइट। तो यहाँ आप देखिएगा, साइंस बताता है कि जब तक किसी वस्तु के स्थान में, रंग में, रूप में परिवर्तन ना हो तब तक कार्य नहीं माना जाता है। सारी दिन आप किसी भारी वस्तु को अपने सर पे लेके एक जगह पे खड़े हैं, साइंस बोलता है नो वर्क। तो एक छोटी सी वस्तु को आप यहाँ से उठाकर यहाँ रखते हैं, जो स्थान में परिवर्तन हो गया, तो साइंस बोलता है कि आपने काम को फाइनल किया, नहीं काम हुआ। तो यह चीज यहाँ पे समझ में आता है कि हमारे द्वारा जो काम किया जाता है और उस काम से जो प्रभावित होता है, जो ग्रहण करता है, उसे हम लोग जो है ना ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए, दोनों बात आपका राइट होता है। अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कर ले। लुक हियर, जैसे आपने देखा राम टीचेस मी, राम टीचेस मी, राम मुझे पढ़ाता है। तो पढ़ाना इसमें मेन भाग हो गया। उसके बाद है किसको पढ़ाता है? मुझे पढ़ाता है। किसको? मुझे। अब यहाँ एक वर्ड हिंदी से समझ लीजिएगा, किसको। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हम लोग वी आर प्लेइंग द मैच, वी आर playing the match। हम लोग मैच खेल रहे हैं, तो इसमें खेल रहे हैं मेन भाग हो गया। क्या खेल रहे हैं? मैच। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसके लिए आपने टर्म क्या खेल रहे हैं? मैच। क्या, यानी इन दो पॉइंट को आप अब ऐसे समझ लीजिए। नोट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे
सबसे पहले द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्शन ऑलवेज comes after मेन वर्ब। ये किसी एक्शन का जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा मेन वर्ब के बाद में यूज होता है। यानी आप सेंटेंस में मेन वर्ब को पहचानिएगा, यानी कि जो अंतिम वर्ब अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब है, एक से अधिक है तो अंतिम वाला वर्ब मेन वर्ब है, और उस मेन वर्ब के बाद जिस नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई डाउट? यहाँ तक फाइनल होता है। आइए दूसरे पॉइंट को आप देख लेंगे। यहाँ पे किसको और क्या प्लस कार्य इक्वल टू कार्य यानी ऑब्जेक्ट। जिस तरह से आपने यहाँ कार्य को कौन के साथ जोड़ लिया और आंसर को आपने सब्जेक्ट माना, ठीक उसी तरीका से कार्य कहने का मतलब एक्शन यानी मेन वर्ब। आप सेंटेंस में मेन वर्ब से एक्शन पहचान लीजिएगा। उस कार्य को किसको या क्या से जोड़िए, जो आंसर आता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम टीचीज मी, राम मुझे पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है? मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग मैच खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? मैच, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ डबल टर्म यूज किया गया है। किसको का आंसर ऑब्जेक्ट होता है और क्या का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ऑब्जेक्ट इच ऑफ टू काइंड्स। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कम्स फ्रॉम ए प्रोनाउन। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना हमेशा प्रोनाउन से लिए जाते हैं। एज, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि। अगर ये सभी टर्म किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनते हैं तो इन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कम्स फ्रॉम ए नाउन। यह जो होता है किसी नाउन से लिया जाता है। नाउन कहने का मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम। और इधर जो है ना आप इसके बारे में लिख लीजिए, एज करके दिख रहा है। एक मिनट मैं खुद चेक कर लूं कि आपको दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम हो, राम हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, वाटर हो, ऑयल हो इत्यादि। ऐसी जो टर्म होते हैं इन्हें हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी यदि ऑब्जेक्ट आपका कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का नाम हो तो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलिएगा। अदरवाइज ये सभी टर्म का प्रयोग हो तो हम लोग इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इससे रिलेटेड कुछ अन्य पॉइंट है जिसे हम लोग समझ लेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए और उसको भी समझ लेते हैं थोड़ी देर के अंदर में। ओके, राइट डाउन।
अब ऑब्जेक्ट के बारे में समझ लिए। क्या हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट क्या है। मेन वर्ब के बाद जो टर्म यूज होते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। ऑब्जेक्ट को किसको और क्या के साथ जो है ना फाइंड आउट करते हैं। तो क्या और किसको, तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट दो हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह है जो किसी प्रोनाउन से लिए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध कराते हैं, नाम का नहीं, तो प्रोनाउन हो गया। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध उसके नाम से कराते हैं वह नाउन हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट नाउन है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और प्रोनाउन है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके साथ आप नोट का अभी जो है ना, आप इसके पहले दो नोट पॉइंट देखे हैं, ए और बी। ए में हमने आपको बता लिया कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना मेन वर्ब के बाद होते हैं। बी पॉइंट में आपने देखा कि इसको और क्या, सी पॉइंट के अंतर्गत नोट करेंगे आप। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट comes before indirect object without do। अब हमें कंडीशन ये देखना है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना हो तो हम सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट टू। जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले करेंगे तो उसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वहीं जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग होगा। कैसे, यहाँ एक एग्जांपल देखिएगा। एज हम एक हिंदी सेंटेंस को रख लेते हैं यहाँ पे, राम मुझे अंग्रेजी राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। इस सेंटेंस में देखेंगे राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है, मुझको। एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये मुझे प्रोनाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हमारा इंग्लिश बनावट होता है राम टीचेस मी इंग्लिश। राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, और यहाँ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश पहले नहीं लिख सकते हैं, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, राम टीचेस इंग्लिश टू मी। अब यहाँ क्लियर कीजिएगा कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट के बाद में यूज होता है तो इसके पहले टू का प्रयोग होता है। अगर पहले ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। बस समझ में आ गया। अब आप अपने सुविधा के अनुसार जिस ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करना हो आप कर सकते हैं, कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम जो है ना आपको नहीं होगा। दूसरी बातें आप देखेंगे, noun, a noun has same form as a subject and an object, but a pronoun has different form as a subject and an object। जब कोई नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता हो या ऑब्जेक्ट बनता हो तो वो सेम फॉर्म में होता है।
लेकिन प्रोनाउन का जो है ना फॉर्म चेंज हो जाता है। यहाँ एक एग्जांपल रखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए राम टीचेस मी, आई टीच राम। राम मुझे पढ़ाता है, यहाँ राम सब्जेक्ट हो गया, किसको पढ़ाता है, मुझे, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखिए, आई टीच राम, मैं राम को पढ़ाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया और राम जो है ना ऑब्जेक्ट हो गया। अब दोनों सेंटेंस को विशेष केयर करेंगे, राम सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट, फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी राम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में ज्यों का त्यों रहता है। लेकिन अगर यहाँ मैं सब्जेक्ट हूं तो आई लिखे और मैं ऑब्जेक्ट हूं तो इसको मी लिखे हैं। यानी अगर एक प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में डिफरेंट फॉर्म को रखता है, लेकिन अगर एक नाउन है तो वो सब्जेक्ट की तरह यूज होता हो या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता हो, उसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है। एनी प्रॉब्लम? ओके, यहाँ नीचे दिख रहा है, 1 मिनट, राइट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। इसके बाद आप देखेंगे द टर्म आफ्टर मेन verb who, which indicates place, manner, time and region of the action is called complement, not an object। अब इस पॉइंट को समझिएगा कि क्या किसी मेन वर्ब के बाद आने वाले सभी नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मेन वर्ब के बाद आने वाले नाउन और प्रोनाउन से प्लेस का बोध हो, माइनर का बोध हो, टाइम का बोध हो और रीजन का बोध हो तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। हाउ? तो यहाँ देखिएगा, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, ये मेन वर्ब हो गया, यह नाउन है, तो क्या यह ऑब्जेक्ट है? नहीं है। राम कहाँ जाता है? स्कूल, विद्यालय जाता है, यानी यहाँ से प्लेस का बोध हो रहा है। अगर प्लेस का बोध हो रहा है तो इसे हम कंप्लीमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। जैसे ही टीचेस वेल, वह बहुत अच्छा तरह से पढ़ाता है। कैसे पढ़ाता है? अच्छा तरह से। ये मैनर का बोध करा रहा है, अतः यह ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए सीता रीड्स एवरी डे, सीता रोज रोज पढ़ती है। ये जो मेन वर्ब आप देख रहे हैं, मेन वर्ब के बाद वाले टर्म को देखिएगा। बोलिए सीता किसको पढ़ती है और क्या पढ़ती है? पता नहीं, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सीता कब पढ़ती है? रोज रोज पढ़ती है, तो यहाँ से टाइम का बोध होता है, तो हम इन्हें ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। यानी मेन वर्ब के बाद वाला जो टर्म होता है, अगर वो उन चीजों को आप ऐसे याद रखिएगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं किसी एक्शन का, PNTR के रूप में होते हैं। P बोले तो प्लेस, M बोले तो मैनर, T बोले तो टाइम और R बोले तो रीजन। अगर अंतिम वर्ड प्लेस, मैनर, टाइम और रीजन का बोध कराता है तो इन्हें कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, मतलब पूरक बोला जाता है, जो किसी ऑब्जेक्ट की जगह को पूरा करता है लेकिन ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, अतः इसे ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मैं विद्यालय को रंगता हूं, तो विद्यालय का रंग बदल रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ पे मेंशन करते हैं
ऐसे समझ लीजिए आप इन चीजों को। ही पेंट्स द स्कूल, वह विद्यालय को पेंट करता है। तो यहाँ विद्यालय का कलर बदल रहा है ना, इसको पेंट करता है विद्यालय को, तो ये प्रभावित होता है, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। और यही है ही रीड्स इन द स्कूल, वह विद्यालय में पढ़ता है। तो उसके विद्यालय में पढ़ने से विद्यालय प्रभावित नहीं हो रहा है, वह प्रभावित हो रहा है। तो यह प्लेस का बोध कराता है। अगर ये प्लेस का बोध कराता है तो हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं। तो बात समझ में आपको आ गया, यह कब सब्जेक्ट कहलाता है और कब ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके, राइट डाउन। मोर अबाउट मेन वर्ब में अब तक हम लोगों ने देखा प्लेस ऑफ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस, अ प्रॉपर्टी ऑफ मेन वर्ब। अब इसके बारे में थर्ड पॉइंट आप देख लीजिए। यहां से हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ ए मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। अब इन चीजों को जस्ट इसके पहले हम लोगों ने देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख करके हम जो है ना मेन वर्ब को क्लासिफाई करते हैं। मेन वर्ब का जो फर्स्ट टर्म होता है, पहले आप लोग देख लीजिए, ऐसे आप इन चीजों को नोट कर लीजिए। ए मेन वर्ब ईच ऑफ टू काइंड्स। ये मेन वर्ब जो होते हैं दो प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, इसे देखिएगा, द मेन वर्ब which has at least an object is called ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब जो है मेन वर्ब ही होते हैं यदि इनके साथ कम से कम एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो। अगर किसी मेन वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो उस मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब माना जाता है। अच्छा, जैसे आपने देखा राम टीचेस मी, राम मुझे पढ़ाता है। सेलेक्ट द मेन वर्ब, टीचेस हो गया। इसके बाद देखेंगे मी, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट और नॉट, यह ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट है तो आप इन्हें ट्रांजिटिव वर्ब मानेंगे। जैसे वी आर प्लेइंग द मैच, हम लोग मैच खेल रहे हैं। सेलेक्ट द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, प्लेइंग मेन वर्ब हो गया। अब इस पर फोकस करेंगे, द मैच, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट और नॉट, यह ऑब्जेक्ट है या नहीं। ऑब्जेक्ट है तो आप प्लेइंग को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे सीता टॉट हिंदी, यहाँ पे मेन वर्ब टॉट होता है। उसके बाद हिंदी पे फोकस करेंगे, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट और नॉट, ऑब्जेक्ट है तो आप इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब ऑब्जेक्ट जो है ना एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। तो आपने देख लिया कि किस सिचुएशन में हम मेन वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे यह होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। डिफाइन कर लीजिए, द मेन वर्ब which has not any object is called intransitive verb। वह मेन वर्ब
जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता हो उसे हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। हाउ, लुक हियर, एज, जैसे मान लीजिए राम टीचेस, राम पढ़ाता है। सेलेक्ट मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, टीचेस। यह मेन वर्ब हुआ। बोलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग है? नहीं है, तो आप इसे इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। यानी सेम वर्ब, यहाँ ट्रांजिटिव है, यहाँ इंट्रांजिटिव है। व्हाई? बिकॉज इट हैज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट जो है ना इन द फॉर्म ऑफ मी, बट हियर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है। तो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मान लीजिए वी आर प्लेइंग टुडे, हम लोग आज खेल रहे हैं। सबसे पहले आप मेन वर्ब को सिलेक्ट कर लीजिए। आफ्टर दैट टुडे, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट और नॉट, it indicates the time of action. The time of action is called complement, not an object. अगर ये time है तो complement है, object नहीं है। अगर ये object नहीं है तो यह intransitive verb है। जैसे मान लीजिए सीता will have written, सीता लिख चुकेगी। अब यहाँ मेन वर्ब को सिलेक्ट कर लीजिए। क्या लिख चुकेगी? पता नहीं। किसको लिख चुकेगी? पता नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। आप बोलेंगे आप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? यानी मेन वर्ब की दो काइंड हो गए। यह होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसका टोटल फंक्शन ऑब्जेक्ट पर निर्भर करता है। अगर मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो मोर अबाउट मेन वर्ब सेक्शन आपका समाप्त होता है। अब तक आपने वर्ब सेक्शन में सभी वर्ब को जो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत यूज किए जाते हैं आपने लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट जो है ना अध्ययन किया। एक्जुलरी वर्ब किसे कहेंगे, मेन वर्ब किसे कहेंगे, एक्जुलरी वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, मेन वर्ब का प्लेस क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होते हैं, काइंड क्या होता है। इन सभी वर्ब के यूज एंड फंक्शन के बारे में आपने बड़ी विस्तार से अध्ययन किया है। अब आपके पास कोई भी जूनियर ग्रामर हो, यानी यह बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेन वर्ब हुआ, बेसिक ग्रामर हो, वहां से आप मेन वर्ब से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जो है ना सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज आपके पास जो भी ग्रामर पब्लिकेशन का ग्रामर का बुक है, आप कमेंट बॉक्स में जो है ना अपने ग्रामर पब्लिकेशन का नाम लिखेंगे और हम आपको जो है ना उसका एक्सरसाइजेस बता देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप सेल्फ स्टडी करते रहें और अपने जो है ना अंग्रेजी को आसान करते रहें। ओके, राइट डाउन।